हेलो दोस्तों। तो आज ये वीडियो मैं आप सबके लिए स्पेशली लेके आया हूँ। इस वीडियो में मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आईबीबीआई के एग्ज़ाम बड़ी अच्छे नंबर से क्लियर किया है और विद इन 2 to 3 months उन्होंने पूरी तैयारी की और ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अगर मैं उनकी एज बताऊंगा तो आप सब हैरान रह जाएंगे। उनकी एज 59 ईयर्स है एंड 59 ईयर्स में ये जुनून और ये पैशन दिखाना किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स मेरे खुद के डैड ही हैं। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट माय डैड। कॉन्ग्रेचुलेशंस डैड। थैंक यू बेटा। तो एक्चुअली में जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं तो उनके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं आपसे सारे वो क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं ये भी होप करूंगा कि जैसे जो आगे की वीडियोस हैं तो उसमें भी आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको गाइड करें कि कैसे इसको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो होपफुली जब भी आपके पास टाइम होगा तो आप वीडियोस बनाते रहना उसके ऊपर। और अभी ये वीडियो में मैं आपसे कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो व्यूअर ने मेरे को मेल किए थे, वो एक एक करके आपसे पूछूंगा। ओके बेटा। ओके, गो अहेड। तो पहली बात तो ये कि जैसे ही आपने एग्ज़ाम क्लियर किया तो आपको कैसा फील हुआ? देखो, पहले मैं आपको जर्नी बताना चाहता हूँ थोड़ी सी लिटिल, मतलब बिफोर मैं आपको उस पे लेके जाऊं कि एग्जाम क्लियर किया, सीधा सीधा छक्का मार दूं। मैंने बीटेक की। मैं गवर्नमेंट जॉब में एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के। तो मैंने जब रिटायरमेंट के बाद आई डिसाइडेड कि मैं कुछ करनी है मेरे को। जी। फिर आईबीवी का मैंने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद 50 आवर्स की जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो मैंने ली। उस ट्रेनिंग में सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है, आपने उस ट्रेनिंग में पूरा डेडिकेशन ली। जो 50 आवर्स देनी है, पूरे अपने होल हार्टली स्टडी करनी है। ये नहीं कि आप जब जाओ आप कहो नहीं ये तो फॉर्मेलिटी से है, नो। क्योंकि वहां सीखने को बहुत मिलता है। जी। बेसिक नॉलेज आपको आ जाती है, क्योंकि हम इंजीनियर लोग हैं। हम इकोनॉमिक्स, लॉ, चलो अकाउंट्स का तो थोड़ा बहुत आता होता है हमें, अकाउंट। बाकी इंश्योरेंस का नहीं होता। दो तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें ना बराबर नॉलेज होती है फील्ड में। चलो थोड़ा बहुत रूटीन में सुन ले कुछ। मेरा तो चलो एज फैक्टर भी है, चलो डे टू डे कुछ लाइफ से लोगों से वास्ता पड़ता है, तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस है। सोशल एथिक्स तो चलो हर एक को मालूम होती है, सोशल एथिक्स के बारे में। जैसे तीन 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 घंटे की, तीन तीन 8 8 घंटे की तीन क्लासेस पहले हुई, फ्राइडे सैटरडे संडे। हम्म। मैंने शाम को जैसे 7 7:30 8 बजे तक क्लासेस अटेंड की। उसके बाद आधा पौना घंटा रेस्ट मार के 1 1:30 बजे तक फिर मैं स्टडी करता था, जो मेरे को फर्स्ट डे पढ़ाया जाता। फिर सेकंड डे भी ऐसे ही करता। 3 दिन बिल्कुल सेम पैटर्न पे। मेरे को कोई क्वेरीज होती थी, मैं साथ साथ क्लियर करता रहता। 3 दिन के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन फिर मैंने फुल टाइम 7 8 घंटे डेली मैं फिर गो थ्रू होने लग गया जो 3 दिन पढ़ा था। फिर फ्राइडे सैटरडे संडे फिर स्टडी की। फिर उसके बाद मैंने अपना टेम्पो नहीं तोड़ने दिया। मैंने फिर अपना कंटिन्यूसली उसमें मेन इस इसमें जो स्ट्रेटजी है, ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ना ही है। पढ़ना भी है, साथ में समझना भी है। बेसिक बेसिक आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। कई कई लोग क्या करते हैं कि थ्योरेटिकल पोर्शन या न्यूमेरिकल उसी का ले लिए, हम्म। उसको क्रैमिंग कर लेते हैं। नो, क्रैमिंग करना सोल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज का, राइट। अनलेस अनटिल आपको बेसिक नॉलेज ना हो। पहले पहले आप फंडे क्लियर करो, चाहे आपको 1 दिन लगे 2 दिन लगे। मैं मैंने मैं, मेरा पर्पज ये नहीं था कि मैं एग्जाम क्लियर करूं। हम्म। अगर मेरा ये पर्पज होता
तो मैं 2-3 महीने 4 महीने का टाइम लेता, हम्म, 3 महीने का टाइम लेके मैं फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता। हम्म, मैंने कहा नहीं, नॉलेज भी होना चाहिए, अनलेस अनटिल यू हैव नॉलेज। तो आपने अगर वैल्यूअर बन भी गए, नॉलेज नहीं है, तो आप, जी, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे जी, जिंदगी में। कोई भी काम कर रहे हैं आप, होल हार्टली करना चाहिए। जी, जी, तो मैं जॉब ज्वाइन की, जॉब में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने हाफ हार्टली काम करना है। चाहे, नो डाउट मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मैं अगर चाहता मैं आज मार सकता था बड़े आराम से। लेकिन नहीं, मैंने सोचा नहीं, जितनी देर भी काम करना है, चाहे 1 साल काम करना है, 2 साल काम करना है, चाहे 50 साल काम करना है, जब तक मैं जॉब में हूँ, पूरी ईमानदारी से और मेहनत से। देखो, सबसे बड़ी बात है आपकी, आपको ये सोचना चाहिए ये मेरा काम है, ना कि सरकार का मैं नौकर हूँ। नो, आपने जो कोई भी काम करना है, ये मेरा पर्सनल काम है। उसके बाद फिर जैसे रिटायरमेंट के बाद भी मैं आराम से, मेरे को पेंशन मिलती थी, मैं बड़े आराम से अपना मेरा गुजर बसर हो सकता था। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ अब इन रिटर्न, सोसाइटी को कुछ रिटर्न में करना चाहिए। तो फिर मैंने एग्जामिनेशन इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी, आईपीपीए की। तो उसमें फिर मैंने पूरा पूरा फोकस किया कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के मैंने पूरा सोचा क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर डे टू डे लाइफ में जो जैसे यूजेस होती हैं, पहले मैंने थ्योरेटिकल इसकी स्टडी किया कि क्या कहना चाहता है ये। फिर उसको मैंने प्रैक्टिकल शेप में सोचा भी कैसे करते हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई क्या है, कोई प्राइस राइज होती है तो उसमें उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। तो जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था, वो लाइफ का एक्सपीरियंस मैंने इसमें 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 पुट किया। मैं खाली ये नहीं था कि स्टडी कर लिया। जैसे आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में आपने कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात है, आपके व्हीकल है, कोई भी कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उसमें मैंडेटरी है थर्ड थर्ड पार्टी व्हीकल की जो होती है, इंश्योरेंस होती है। तो इंडेमनिटी जो गारंटी है, जो भी है, वो उसमें उसमें मालूम पड़ गया आपको। फिर आपने फैक्ट्री के इंश्योरेंस वाला होता है उसमें, कि कैसे हाफ फुल इंश्योरेंस। फिर लॉ लॉ के रिलेटेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कौन कौन सक्सेसर्स होती हैं, मुस्लिम लॉ में कौन कौन सक्सेसर्स है, नई चीजें, कई चीजें नहीं मेरे को उसमें देखने को मिली। हिंदू लॉ का नो डाउट मेरे को मालूम था, लेकिन मुस्लिम लॉ में मेरे को बड़ी अच्छी चीजें मिली देखने के लिए, कि अगर क्या उसमें क्या डिवीजन कैसे होती है। तो जनरली हमने देखा है कि तो लाइक लोग ये पूछते हैं कि कितना महीने हम मेहनत करें तो हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो लोग इसके पीछे ज़्यादा भागते हैं कि कितने महीने में क्लियर हो जाएगा। तो आप उन सबको क्या गाइड करना चाहेंगे कि ये एग्ज़ाम के लिए कितने देर तक आपको वेट करना चाहिए, कि आपको कितना ड्यूरेशन लगेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? इसका आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि मिनिमम, मतलब अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है उसको कितना टाइम लगेगा, और जिसको कुछ आइडिया नहीं है तो उसके लिए एग्जाम क्रैक करना कितना इजी रहेगा? तो और इसके आगे का स्कोप के बारे में अगर आप डिस्कस कर सकें कि स्कोप क्या है इसका आगे वैल्यूएशन का। देखो ऐसे है, जब आरबीओ की आप 6 क्लासेस लगाते हैं, आप 50 आवर्स की जो ट्रेनिंग है, उसमें पहले तो जब वो स्टडी कराते हैं, तो उसमें आपको दिमाग खोल के, दिमाग की बत्ती खोल के आप काम करो। सोचो भी वो क्या बोल रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है, जब डाउट की क्लासेस होती हैं, तो उनसे डाउट क्लियर करो। साथ 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 साइमल्टेनियसली आपने जो आईबीबी की साइट है, साइट में जाके उनकी बुक्स वगैरह जो है, बुक पूरी बुक उनकी दे रखी है, उसको पढ़ो। फिर अपना अपना दिमाग भी यूज करो साथ साथ। फिर जो आप बोल रहे हैं कि कितना टाइम चाहिए, वैसे तो देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ये हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है कि कोई कितना दे सकता है, कितना उसके उसके पावर है। अदरवाइज अदरवाइज जो मेरे नॉर्मल जो भी है, जिसने इंजीनियरिंग की है, इट मीन्स वो, कोई भी बंदा जिसने इंजीनियरिंग की है, वो ऐसे तो है नहीं कि उसका दिमाग नहीं है, उसका दिमाग है। अच्छा, जो आईबीबी का एग्जाम देगा, इसका मतलब उसके पास 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी है। जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस आ गया, इट मीन्स वो काम कर सकता है।
उसका दिमाग काम भी करता है, उसको फील्ड की नॉलेज भी आ गई, मैच्योरिटी लेवल भी आ गया। 5 साल मोर देन इनफ होती है आपके किसी भी स्टडी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, जब किसी भी तरह की ग्रेजुएशन के बाद, किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन के बाद, अगर आप 5 साल फील्ड में काम करते हैं, तो आप डेली अगर आपने टेंटेटिवली 7 to 8 आवर्स कम से कम महीने का सोचो आप, 240 आवर्स आपने देनी देने हैं। आरवीओ की वीडियो सफिशिएंट है कि नहीं है? आरवीओ की वीडियो सारी कर लूं तो उससे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, या फिर आरबीओ की वीडियो हमें का अपना क्या मतलब हुआ, जो आरबीओ आरवीओ हमें एक कंपलसरी हमें एजुकेशनल कोर्स जैसे अटेंड करना पड़ता है, अगर मैं उसकी सारी वीडियोस देख लूं तो ठीक है। उससे मैं ये श्योरिटी हो जाऊंगा कि मुझे मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या फिर मुझे अपनी तरफ से भी कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसे देखो, बेस है वो, दिस इज बेस। जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर ने कुछ करवाया, इट डजेंट मीन कि हम घर में आके कुछ नहीं पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो ऑफ नो यूज। उन्होंने बेसिक बेसिक बता देने हैं, बाकी तो आपने अगर ऐसे हो फिर तो हर एक बंदा ही 50 घंटे के लगाए, 50 घंटे करके क्लियर कर जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने खुद अपने फंडे भी क्लियर करने होते हैं, उसमें कई फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मूले। जैसे आपने कोई जब वैल्यूएशन करनी है, वैल्यूएशन के लिए फॉर्मूले चाहिए आपको, सारे फॉर्मूले, किसी भी तरह के फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं, वैसे तो कई फॉर्मूले आपने ज्यादातर +1 +2 में आपने कर रखे होते हैं मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हाई लेवल का मैथमेटिक्स नहीं, बड़ा नॉर्मल लेवल का 9th 10th 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है, इसमें जो आप कह रहे हैं कि इसको करने के बाद क्या स्कोप है, स्कोप की बात है। देखो, पहले पहले नॉर्मल डेज में, आज से 2017 से पहले, हर एक बंदा जो भी कोई ग्रेजुएट होता था, कहीं एम्पेनलमेंट करा लेता था, किसी बैंक में, किसी लाइफ इंश्योरेंस में, कहीं भी, या इनकम किसी भी डिपार्टमेंट में। जी। तो वो एम्पेनलमेंट में आ गया तो उसके उसको वो कम कर सकता था एज ए वैल्यू। लेकिन मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने अब 2019 के बाद, तो खास करके कोई भी बिना वैल्यूएशन के नहीं कर पाएगा। जिसने ऑलरेडी कर रहा है वो तो ठीक है, जी। कुछ तो चलो ले रहे हैं, मैंडेटरी हो जाएगा ये ज्यादातर। जी। आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि इसलिए आपको ये एग्जाम क्लियर करने जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसमें अनलेस अनटिल आप डेडिकेटली नहीं पढ़ोगे, देखो मैं आपको स्पून फीडिंग तो देने से रहा अब, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, आपने हर सब्जेक्ट की थोड़ा नॉलेज लेनी है। ये ना सोचो कि उसमें जो सब्जेक्ट वाइज आपकी परसेंटेज है कि 2% की है, इसकी वेटेज 3% की है, इसकी वेटेज 5% की, इसकी वेटेज 10% की। नो, अब एक एक परसेंट की वेटेज वाले को भी पूरी इंपॉर्टेंस देनी है आपने, क्योंकि वहां मैटर करता है एक एक नंबर मैटर करता है। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग में अगर आपने कम से कम अगर आप 66, मिनिमम 66% आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे राइट क्वेश्चंस, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे कहीं से, कैसे भी सोचो आप। ठीक है, ठीक है। सिक्सटी तो सिक्स परसेंट आपको चाहिए। मैंने एक जगह ये भी था, एक बार ये भी हुआ था कि जैसे ये एग्जाम आरटीआई के अंडर नहीं आता, कि हम इसके जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो जो हम एग्जाम दे के आए हैं, ठीक है, तो उसके हमें क्वेश्चंस नहीं पता चलते कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर हम आरटीआई के द्वारा पूछते भी हैं तो ये आरटीआई से एग्जेम्प्टेड है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसी चीज फिर हम कैसे प्रैक्टिस, मतलब कैसे वो करें, इसको सॉल्व करें, हमें पता ही नहीं हमारी गलतियां क्या हैं। तो फिर हमें पता, अगर पता नहीं चलेंगी गलतियों के बारे में, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे चीजें, फिर से हमारे नेक्स्ट एग्जाम में वही मिस्टेक होएगी। बेसिकली जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं, मैंने आपको बोला ना, फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। अगर फंडे क्लियर है तो स्कोप तो निल है, नेग्लिजिबल है। लेट्स सपोज आपने 80% आपके 90% सही कर रहे हैं, 10-20% माइनर मिस्टेक्स हैं आरटी में, वो वो सही है, अपनी बात उनकी तरफ से सही है। आईबीबी ने जो रूल बनाया, असूल बनाया, उनका मतलब है कि परफेक्ट होना चाहिए जो भी आए इसमें। परफेक्शनिस्ट के बिना कोई फील्ड नहीं है। मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत ही कम
कम स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं जो इस चीज़ को टारगेट करते हो, तो उसके बारे में आपके क्या क्या ओपिनियंस हैं? और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो वैल्यूअर बनना चाहते हैं, तो उसको उनको तो फिर इन्हीं तकलीफ से फिर से गुजरना पड़ेगा, तो फिर उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, जो आरवीओ की 50 आवर्स की ट्रेनिंग है, उसमें नो डाउट, मैंने पहले जैसे बोला है पहले भी, उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक बता देते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको क्या करूँगा रूटीन में, सो दैट आपको मालूम पड़ जाए, मैं आपको टिप्स देता रहूँगा इन रूटीन। जब भी मेरे पास टाइम लगेगा, मैं आपको टिप्स देता रहूँगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्रैक करना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा टाइम बाय टाइम, जब मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा भी काफ़ी बिज़ी शेड्यूल है। मैं अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के कुछ ना कुछ वीडियोज़ पोस्ट करता रहूँगा, जैसे भी टाइम लगेगा मेरे को। तो जैसे आपकी एज जैसे 59 इयर्स है, एंड अब 58 59 इयर्स है, एंड अब भी आप में वही जुनून है कि मुझे ये पेपर क्रैक करना ही करना है, तो क्या क्या चीज़ आपको लाइक ये पेपर दिया आपने मोटिवेट करती है ये सब चीज़ें करने को, कि ये पहले आप इस पेपर पहले आपने अपने पूरा टाइम अपने सर्विस में बिताया, ठीक है, तो उसके बाद ये जब ये एग्ज़ाम आया, तो एग्ज़ाम के लिए आपने पूरी अच्छी तरह से 2 महीने में, लाइक लोगों को कभी कभी 6 7 महीने लग जाते हैं क्रैक करने को, और कुछ लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ये मोटिवेट करती है कि आप अपनी लर्निंग करते रहें, तो वो चीज़ क्या है? मेरा मेरा बेसिक फंडा करने का नहीं, बेसिक मैंने पहले भी बोला है कि आपको कुछ सीखने की लगन होनी चाहिए। जी। डे वन से ही, जो यंग, खास करके यंग बच्चे हैं, उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि आप चाहे चलो कहीं से भी इंजीनियरिंग की है आपने, कैसे भी परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अब इस टाइम आप सिंसियर, बी सिंसियर, सिंसियर। बाकी जो एज की बात कर रहे हैं, कोई बंदा चाहे 100 साल का भी हो जाए, एज कम है, छोटी उम्र है, अगर आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, तब भी आप बूढ़े हो गए अगर कुछ नहीं कर रहे। एज डजेंट मैटर, मेरा तो यही कहना है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड आज के बाद जितने भी वीडियोस हैं, मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने डैड से सारी की सारी वीडियोस डलवाऊँ, उनसे टाइम निकलवाऊँ इस चीज़ के लिए, और वो आपको अच्छे से कंसेप्ट्स बता देंगे, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए किसी भी चीज़ के, तो वो आपको बताते रहेंगे। चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।